नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले आधे घंटे के भीतर हम आपको देश और दुनिया की सभी महत्वपूर्ण खबरें 1 मिनट के भीतर दिखाएंगे। खबर करते हैं संसद की। संसद के दोनों सदनों में हंगामे का दौर आज भी जारी रहा। सोनिया गांधी के अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के साथ संबंधों पर बीजेपी सवाल पूछ रही है, जिस पर कांग्रेस तीखा पलटवार कर रही है। संसद भवन परिसर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हाथ में सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस का पोस्टर लेकर पहुंचे। सोरोस जो है वो भारत एंटी भारत है और राहुल गांधी भी उसकी भाषा यहाँ पूछते हैं। दोनों माँ बेटा मिलकर के भारत को तोड़ना चाहिए। वहीं लोकसभा में शून्यकाल में यही मुद्दा निशिकांत दुबे ने उठाया तो कांग्रेस ने जमकर विरोध किया। और सिर्फ ये पार्लियामेंट को भटकाने की कोशिश है ताकि असली मुद्दे नहीं आए। राज्यसभा में भी जॉर्ज सोरोस और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर शोर शराबा हुआ। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के नेता पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस और बीजेपी के इस टकराव में पूरा सत्र धुलने के आसार हैं। सवाल है कि बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए। चुनाव से पहले चुनावी रेवड़ियों के ऐलान की परंपरा सी बनती जा रही है। अब दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। तोहफे बंटेंगे तो वोट बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और झारखंड में लाभकारी योजनाओं के ऐलान का असर दिखा है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव से ऐन पहले अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और उस कैबिनेट मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में हर महीने हजार रुपए डाले जाएंगे। दिल्ली के वित्त विभाग के मुताबिक योजना के लागू होने से राज्य के बजट पर 4,560 करोड़ रुपए का भार आएगा। बीजेपी भी विरोध के सुर बुलंद कर रही है। अरविंद केजरीवाल, देना था तो लोकसभा चुनाव के बाद देते, जिसका तुमने वादा किया था। सभी बहनों से तुमने फॉर्म भरवाए थे, कहाँ गए वो फॉर्म? और पंजाब में तो 2 साल हो गया। बाकी कई राज्यों के मुकाबले दिल्ली सरकार का बजट बहुत बड़ा नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि इस महत्वाकांक्षी योजना का असर कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार की दूसरी स्कीमों पर तो नहीं पड़ेगा। दिल्ली पुलिस अब गलत दस्तावेजों के साथ भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान में जुट गई है। पुलिस ने ऐसे कई लोगों की पहचान भी की है जो बांग्लादेशी हैं और भारत में रह रहे हैं भारतीय पहचान के साथ। दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों की पहचान के लिए पुलिस अभियान चला रही है। एलजी के आदेश के बाद पिछले 3 दिनों से दिल्ली पुलिस की टीमें लोगों के दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। तस्वीरें शादरा जिले के सीमापुरी इलाके की हैं, जहां E43 बस्ती में यह मुहिम जारी है। सीमापुरी थाने के एसएचओ अपनी टीम के साथ लोगों के घर जा रहे हैं, उनके कागजात देख रहे हैं और ज़रूरी सवाल जवाब कर रहे हैं। लोग पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं। हालांकि इस कार्रवाई से कुछ लोग सहमे हुए भी दिखे। कब से रह रही हैं? ये बचपन से ही रह रही हूँ। बिहार के हैं हम लोग, मगर मेरे ससुर यहीं रहते 20 साल के करीब से, 20 साल से भी ज़्यादा होगा। पुलिस आई पता कर रही थी कि जी आप कब से रहते हैं, कोई बांग्लादेशी आपकी जानकारी में, और पहले कहाँ रहते थे। 3 दिनों की इस पूछताछ में ऐसे 32 लोगों की पहचान हुई है जिन्होंने माना कि वो बांग्लादेशी नागरिक हैं, लेकिन उनके पास भारतीय दस्तावेज हैं। दिल्ली पुलिस का अमला ऐसे बाकी लोगों की तलाश में जुटा है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में कल देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ बदमाशों ने एक जिम ट्रेनर को गोली मार दी। इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। जिम ट्रेनर रवि यादव अपने दोस्तों के साथ इसी मंदिर के परिसर में आग ताप रहा था। उस समय रात के करीब 12:30 बज रहे थे, तभी 3 हमलावर वहां पहुंचे और रवि पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घायल रवि फिलहाल मैक्स अस्पताल में भर्ती है। ये 500 में देखे थे रात को। लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत होते रहते हैं, लेकिन ये गोली गाली की तो साथ पहली घटना ही होगी। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों रोहित और राहुल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी सुनील उर्फ गोलू फरार है। बेटा हमारा जैसे पहला चांस है वैसे ये गोली चलने का। पुलिस तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि ऐसा ना हो, लेकिन इतनी सारी आबादी में कहाँ से किसको रोकेगी। पुलिस की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि ये फायरिंग पुरानी दुश्मनी की वजह से हुई थी। इसी साल मार्च में रवि ने मुख्य आरोपी सुनील उर्फ गोलू पर चाकू और डंडों से हमला किया था। वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इस घटना को लेकर दिल्ली की कानून व्यवस्था पर फिर सवाल उठाए हैं।
उन्होंने एक्स पर लिखा है कि सरेआम गोलियां चल रही हैं, अपराधियों में अब कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं बचा है। रुक कर लेते हैं मुंबई का। मुंबई के कुर्ला बस हादसे को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बस लेकर सड़क पर उतरने से पहले आरोपी ड्राइवर की तो पूरी ट्रेनिंग तक नहीं हुई थी। आरोपी बस ड्राइवर संजय मौर्य ने पुलिस की पूछताछ में बताया है कि ई बस चलाने के लिए उसने सिर्फ 3 राउंड ही ट्रेनिंग ली थी, जबकि बेस्ट के स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर के मुताबिक 6 हफ्तों की रिफ्रेशर ट्रेनिंग ज़रूरी है। हालांकि बेस्ट की अलग सी दलील है। इलेक्ट्रिक व्हीकल 1-2 घंटे में फैमिलियर हो जाता है, क्योंकि उसमें क्लचिंग नहीं है, मेन इम्पोर्टेंट, और गियर नहीं है, तो बहुत आसान होती है वो गाड़ियाँ। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ड्राइवर ने यह भी बताया कि हादसे के समय बस नियंत्रण से बाहर हो गई थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पुलिस ने अब तक करीब 25 लोगों के बयान दर्ज किए। वहीं कुर्ला बस हादसे का एक और वीडियो सामने आया है जो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। इस वीडियो में एक आदमी मृत पड़ी महिला के हाथ से सोने की चूड़ियाँ और कंगन निकाल रहा है। वहाँ खड़े लोग देख भी रहे हैं, लेकिन हेलमेट लगाए उस युवक को कोई रोक नहीं रहा। मुंबई पुलिस का कहना है कि इस वीडियो को गंभीरता से लिया जा रहा है और इस मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच की जाएगी। इंदौर का रुख कर लेते हैं। इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ अभियान चलाया है। अब तक 2000 से अधिक मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए जा चुके हैं। अब इन साइलेंसरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जब्त किए गए 1000 से अधिक साइलेंसर को जब सड़क पर बिछाया गया तो आधा किलोमीटर तक साइलेंसर ही नजर आ रहे थे। इंदौर के होलकर कॉलेज से लगे सर्विस रोड पर बिछाए गए इन साइलेंसर पर बुलडोजर चलाया गया। कई लोग अपने दोपहिया वाहन में मॉडिफाइड साइलेंसर लगा लेते हैं, जिससे तेज़ आवाज़ निकलती है। इससे दूसरे वाहन चालक परेशान होते हैं। घबराहट में कई बार हादसा भी हो जाता है। इसलिए ट्रैफिक विभाग ने शहर के मुख्य मार्गों, चौराहों पर मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहनों की सघन चेकिंग का अभियान चलाया है। इससे साइलेंसर जब्ती के साथ ही वाहन चालक पर जुर्माना भी किया जाता है। मॉडिफाइड साइलेंसर से फिर फटाकों जैसी बहुत तेज़ आवाज़ आती है, जिससे की सुरक्षा को खतरा बना रहता है। कोई भी दुर्घटना होने की संभावना लगातार बनी रहती है। करीब हम लोगों ने 2000 से ज़्यादा चालानी कार्रवाई की है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद भी प्रशासन और पुलिस की नाक के नीचे ऑटो पार्ट्स की दुकानों पर 2 से 12 हज़ार रुपये में अलग अलग तरह के मॉडिफाइड साइलेंसर बेरोक-टोक बिक रहे हैं। तो रुक कर लेते हैं प्रयागराज की खबर का। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयागराज दौरे से पहले आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां जाकर महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। इस बार तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए काफी हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ क्षेत्र में बने सेंट्रल हॉस्पिटल का निरीक्षण करते योगी आदित्यनाथ 100 बेड वाला ये अस्पताल कई हाईटेक सुविधाओं से लैस है। महाकुंभ में बना ये पहला अस्पताल है जिसमें आईसीयू है। साथ ही यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए निगरानी भी हो सकेगी। AI के माध्यम से ये विकसित किया गया है। एक ऐप है जिसका नाम संजीवनी है। संजीवनी ऐप के द्वारा ये मॉनिटर किया जा रहा है। ये सब संचालित किया जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ विभिन्न राज्यों से आने वाले मरीजों के इलाज में उनकी भाषा अब बाधा नहीं बनेगी। ডাক্তার বাবু আমার পেটে খুব বেশি ব্যথা হচ্ছে, কিছু ওষুধ দিয়ে দিলে ভালো হতো। डॉक्टर साहब, मेरे पेट में बहुत दर्द है, आप मुझे कोई दवा दे दें। अब आपको एक और हाईटेक सुविधा के बारे में बताते हैं। अगर आप परिवार के साथ महाकुंभ आ रहे हैं तो ये नंबर याद रखिए 1920। महाकुंभ में बिछुड़ने और मिलने का इतिहास रहा है, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों को मिलने में मदद करेगा। मेले में लगे CCTV के जरिए फेस रीडिंग करके बिछड़ों को खोजा जाएगा। और अब सीरिया की खबर आपके सामने रख देते हैं। सियासी बदलाव के बाद अब सवाल ये है कि नई सरकार महिलाओं की आज़ादी को कितनी तवज्जो देगी और सत्ता पर काबिज विद्रोहियों का रुख महिलाओं को लेकर आगे बदल तो नहीं जाएगा। सीरिया तख्तापलट के बाद नई राह पर है। अब उस पर रूस और ईरान की सरपरस्ती नहीं है। दूसरी ओर इजराइल सीरिया के हथियार भंडारों, ट्रेनिंग सेंटरों और कम्युनिकेशन सिस्टम पर बम गोले बरसा रहा है। उसे डर है कि इन सब पर असद के विद्रोहियों का कब्जा हुआ तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीते 48 घंटों में इजराइल ने सीरियाई जमीन पर 480 हमले किए हैं। दूसरी तरफ अच्छी बात यह है कि सीरिया में आम लोगों की जिंदगी पटरी पर लौटती दिख रही है। दुकानों और दफ्तरों में महिलाएं पहले की तरह काम कर रही हैं। बाजारों में भी उनकी चहलकदमी है। ये तस्वीरें अच्छा संदेश दे रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ आगे भी बरकरार रहेगा। लेकिन असद के दौर के सीरिया में सामाजिक तौर पर महिलाओं को काफ़ी आज़ादी मिली। उन पर बंदिशें नहीं थीं और अब नई सरकार की बात करें तो उसकी कट्टर विचारधारा कई सवाल खड़े करती है।
सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये खुलापन, आज़ादी क्या आगे भी बनी रहेगी, और जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। सीरिया के बाद चलते हैं अमेरिका। यहाँ के टेक्सास प्रांत में हुए विमान हादसे में कुछ लोग घायल हो गए। हादसे के दौरान ये छोटा विमान टुकड़ों में बंट गया। अमेरिका के दक्षिणी टेक्सास के विक्टोरिया शहर में हैरान कर देने वाला हादसा पेश आया। यहाँ एक छोटा विमान रनवे की जगह सड़क पर लैंड कर गया। ऐसा होते ही प्लेन के 2 टुकड़े हो गए। हादसे के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की आवाजाही भी रुक गई। ये विमान 3 गाड़ियों से टकराया था, जिसमें कुछ लोग घायल हुए। एक शख्स की हालत गंभीर है। बचावकर्मी मुस्तैद दिखे। घायलों को काफी तेजी के साथ अस्पताल पहुंचाया गया। इस विमान ने बुधवार सुबह 10 बजे से कुछ पहले उड़ान भरी थी। हादसे से पहले प्लेन करीब 5 घंटे तक हवा में था। इस छोटे जहाज में यात्री नहीं थे, केवल पायलट ही मौजूद था। विक्टोरिया पुलिस और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन इस हादसे की जांच कर रहा है। पुलिस का कहना है कि अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में नुकसान कम हुआ है। घायलों की तादाद भी ज्यादा नहीं है। ब्रेक के बाद आपका न्यूज़ हेडक्वार्टर में स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में ताज़ा बर्फबारी हुई है। यहाँ का तुलैल क्षेत्र बर्फ से ढक चुका है। घर, गाड़ी, सड़कें सब बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक गए। कुछ ऐसा ही नज़ारा सोनमर्ग और सोपोर में भी दिख रहा है। श्रीनगर भी कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग का कहना है कि 20 दिसंबर तक सर्द हवाओं से घाटी ठिठुरेगी। काफ़ी अच्छी बर्फबारी हुई है कई जगहों पे। और यहाँ टंगमर्ग में देखिए आप, यहाँ किस तरह ये देवदार के दरख्त बिल्कुल जो सफ़ेद चादर उड़े हुए हैं, ये बर्फबारी कल से जो यहाँ हुई। बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ा दी है। राजस्थान के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू में तो न्यूनतम तापमान -3 डिग्री तक पहुँच गया है। आज सुबह गाड़ियों की छतों और बाहर पड़ी टेबल कुर्सियों पर जमी ओस की बूंदें बर्फ बन गईं। पहाड़ों में हो रही लगातार बर्फबारी से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है, लेकिन सैलानियों के लिए बेहद खूबसूरत समय है, बशर्ते सर्दी से निपटने की पूरी तैयारी साथ हो। अब चलते सीधे चीन। पूर्वोत्तर चीन में भारी बर्फबारी से जनजीवन को खासा असर पड़ा है। कई शहरों में जिंदगी की रफ्तार धीमी पड़ गई है। इसके बावजूद लोग घरों से निकलकर अपने जरूरी काम निपटा रहे हैं। चीन के पूर्वोत्तर इलाके में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से पारा शून्य से नीचे चला गया है। जिधर देखो उधर बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। सड़कें और रास्ते बर्फ से ढके हैं, लेकिन ऐसे हालात में भी कोशिश की जा रही है कि जिंदगी की रफ्तार न थमे। स्थानीय प्रशासन के नुमाइंदे अपने फर्ज को अंजाम देने में जुटे हैं। काफी तादाद में लोग अपने जरूरी कामकाज निपटाने में बाहर निकल रहे हैं। इनमें नौकरी पेशा लोगों के अलावा कारोबार से जुड़े लोग भी शामिल हैं। लोगों की कोशिश है कि खराब मौसम में वे अपने जल्द से जल्द काम निपटाकर लौट जाएं। पूर्वोत्तर चीन के लियायोनिंग और हेइलो गजियांग प्रांत में हर साल इस मौसम में भारी बर्फबारी होती है। इस बार के हालात भी जुदा नहीं है और अगले कुछ महीनों में इससे राहत की कोई उम्मीद भी नहीं है। हेलो मोटो। Motorola, India's leading 5G smartphone brand. वक्त है मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे का। ग्वालियर जू से ये खबर आई है, जानवरों को गर्म रखने के इंतजाम किए गए। कड़ाके की ठंड की वजह से जू प्रशासन ने ये इंतजाम किए हैं। न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में मेरे साथ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आगे खबरों का सिलसिला अखिलेश शर्मा के साथ।